तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा शायद थोड़ा 10 मिनट शायद ज़्यादा हो जाए वीडियो, क्योंकि इसमें है बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन इतना जिसने कर लेगा तो आराम से पूरा पूरा कंप्लीट है। इसमें नोट्स है लगभग 14 तो 15 का ढेर सारा है इसमें, तो ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा आराम से। तो पहले हिंदी के बारे में देखेंगे, हिंदी भाषा कैसा है। तो इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी भाषा का अर्थ क्या है, वाणी को व्यक्त करना होता है। ठीक है, हिंदी भाषा का अर्थ क्या होता है, वाणी को व्यक्त करना होगा, ये पूछता है। ये भी एग्ज़ाम में आया है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द मतलब कहाँ से लिया गया है, कहाँ का है, ये फ़ारसी का है और अपने पंजाबी शब्द भी है। तो कहाँ का है, फ़ारसी और पंजाबी शब्द दोनों का हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा भाषा कैसे संपत्ति, तो हम लोग भाषा कैसे संपत्ति पर अर्जित करते हैं। अब भाषा को हम लोग सीखते हैं, किसी से अर्जित करते हैं, तो अर्जित ही हो जाएगा। ठीक है, अर्जित की। अब पूछेगा भाषा मतलब कई टाइप का होता है, तो मेनली दो, और अगर अच्छा दिया हो सही से तो तीन। ऑप्शन के हिसाब से अगर तीन दिया हो तो तीन मानना है, क्योंकि लिखित होता है, मौखिक एक लिखने वाला होता है, एक मुंह से बोलने वाला होता है, एक संकेत होता है। ठीक है, तीन टाइप का होगा, तो जो वकील में रहेगा वही लगा देना है। ठीक है, फिर अगर मौखिक भाषा है तो कुछ भी लोग बोल रहे हैं भाई, उसका कुछ चिन्ह होगा लिखने के लिए, चिन्ह नहीं होगा। तो लिखित भाषा को एक चिन्ह निर्धारण किए गए हैं, मतलब उसी को लिपि कहते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में ये चिन्ह है ना, ये है ऐसे मात्रा लगाते हैं, इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ये तो मात्रा है और का आगा मात्रा है, तो इसीलिए ये चिन्ह है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, अब होता है देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। देवनागरी लिपि क्या होता है, लिपि, अच्छा ये लिपि है। लिपि कितनी होती हैं, चार होती हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे लिपि के बारे में कैसा होता है। तो देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछता है देवनागरी लिपि का उत्पन्न मतलब कहाँ से हुआ, मतलब ये सब पूछता है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा संस्कृत, हिंदी, नेपाली, सब दिया रहेगा। लेकिन जो पहले आएगा उसको लगाना है। पहले संस्कृत अगर है तो वो पहले संस्कृत को मानना पड़ेगा, तो हिंदी मानना पड़ेगा, तो तीसरे मराठी आता है। और जैसे हिंदी नहीं दिया है, ठीक है, हिंदी नहीं दिया है, लिया है नेपाली और मराठी दिया, तो पहले मराठी को माना जाएगा। तो इसका है ऐसे सहमन सी ने याद किया है मैंने, सहमन, स से हो जाएगा तुम्हारा संस्कृत, ह से हिंदी, और म से मराठी, न से तुम्हारा नेपाली, और सी से सिंधी, और ग से गुजराती। ये ऑप्शन कैसे मानना है। अब देवनागरी लिपि के बारे में देख लेंगे कैसा है। तो ये एक देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है, मतलब इसमें अक्षर रहते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है मतलब कहाँ कौन से राज्य में किया गया था, तो वो किया था गुजरात में किया गया था। यहाँ पे जयदत्त करके थे, जयदत्त राजा थे, तो उनका शिलालेख था। शिलालेख ऐसे होता है, उसी के ऊपर लिखा हुआ था, उसी पे सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जो गुजरात में जयदत्त के शिलालेख पर किया गया था। तो देवनागरी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, तो पूछता है कितनी है, तो 11 है। ठीक है, और जो 12वां है ना, मतलब देवनागरी के अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया है, तो जो 12वां है सब सुझाव काका कालेकर ने दिया था। और देवनागरी लिपि को रोमन किसने कहा है, रोमन लिपि मतलब किसने क्या है, वो क्या है, सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। ठीक है, अब भाषा, जो भारत में जो भाषा परिवार है वो मतलब 6 परिवार है ना, जिसको हम लोग आर्य भाषा बोलते हैं। तो भाषा में 6 भाषा परिवार है, जैसे कि इंडो आर्यन परिवार, द्रविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाई है, तिब्बती वाला है, ताई कढ़ाई है, ग्रेट अंडमानीज है। ठीक है, अब जैसे ये कभी कभी पूछ लेता है कि इंडो आर्यन के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये सब ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें से एक तो अलग दे दिया जाएगा, तो उसको निकाल देना है बस। तो इसमें इंडो आर्यन अपना, तो अब हम लोग वाले में भाषा में कौन सा आता है, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला ना, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, असमिया। असमिया क्या है, ये मुख्य बोली है, इसको विष्णुपुरिया भी कहते हैं ना। तो असमिया का मुख्य बोली वह पूछ लिया था एग्जाम में। तो असमिया का जो मुख्य बोली क्या है, असम में क्या बोलते हैं, मुख्य बोली है वहाँ पे विष्णुपुरिया कहते हैं। इसके बाद गुजराती है, कोंकणी है, मराठी है। ये कहाँ पर जगह इंडो आर्यन भाषा परिवार का ये सब हैं ना भाषा। इसके बाद है द्रविड़ वाले में देखते हैं, द्रविड़ के अंदर क्या था, जो कि दक्षिण भाषा में बोली जाती है, तो उसको द्रविड़ बोलेंगे। इसमें आएगा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम हो जाएगा, तुलु है, ब्राह्मी है, ब्राह्मी को बारामी कहते हैं, गोंडी है, इसके बाद गोंडी है, इसके बाद कुडुक है, इसके बाद उराव है, कुई है। तो कुई मैंने एग्जाम में दिया था, तो कुई आया था, तो कुई कहाँ है, द्रविड़ में आ जाएगा। उराव कुई, कुई तो उड़ा दो। तो द्रविड़ वाले में बोल रहा था कि द्रविड़ वाले, जो कि द्रविड़ वाले है ना, उड़ा दो कोई, मतलब उड़ाओ कोई, तो उड़ाओ कोई, या तो उड़ाव भी है, कोई भी हो जाएगा। गोंडी, गोंडी लोग ने उड़ा दिए कोई को। जो गोंडी लोग हैं, कहाँ गोंडी लोग थे, तुम्हारे थे द्रविड़ के थे, तो गोंडी लोग थे, उड़ा दिए किसी को,
ये कुई को। इसके बाद है चीनी तिब्बत में बोडो, दिमासा, तीमा, कचारी, कोक, पोतोक, गारो, है ना, कोंच, रुगा, राभा, मोटान। इतना बड़ा नहीं है, बोडो, दिमासा ये सब आता है एग्जाम में, कचारी भी आता है और गारो पूछेगा। तो ये चीनी तिब्बती का है, क्योंकि उधर चीनी तिब्बत के साइड में ये सब की भाषा है। ठीक है। ऑस्ट्रो एशिया में पूछता है, ऑस्ट्रो एशिया में संथाली हो मुंडारी, संथाली हो मुंडारी ऐसे याद करो, संथाली हो मुंडारी मुंडा, संथाली हो मुंडारी मुंडा ऐसे याद कर लो ना, संथाली हो मुंडारी मुंडा। ऑस्ट्रो एशिया में संथाली हो मुंडारी मुंडी मुंडा। उसके बाद है खड़िया खासी सावरा, खड़िया खासी सावरा, संथाली हो मुंडारी मुंडा, खड़िया खासी सावरा याद करो। ठीक है। इसके बाद है ग्रेट अंडमानीज के अंदर आता है अंडमानीज, अंडमानी, और ग्रेट अंडमानी, ओंगे, ओंगे, जारवा, जारवा इंपॉर्टेंट है, जारवा पूछता कहाँ की, ग्रेट अंडमानी से हो जाएगा। अंडमान निकोबार देखिए ना, उधर ही जारवा पड़ता है, तो जारवा उधर को हो जाएगा। अब देखो इम्पोर्टेंट है कि जो बोले जाने वाली भाषा परसेंट है, जो परसेंटेज पूरी भाषा मतलब पूरे देश में बोली जाती है, पूरे मतलब कि वर्ल्ड में बोली जाती है, तो विश्व स्तर में सबसे ज़्यादा बोलने वाली चीज़ है वो मंडारी चाइनीज बोली जाती है। फिर स्पेनिश आता है, फिर इंग्लिश आता है, फिर अपना हिंदी आता है, फिर बंगाली आता है। लेकिन मैंने कि यहाँ पेपर में दिया था, अकॉर्डिंग टू पेपर दिया था मैंने, तो हिंदी सेकंड दिया था उसमें, मतलब हिंदी सेकंड शायद बदल गया हो, तो ये भी याद करके रखेंगे कि हिंदी सेकंड दिया था। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर रहेगा तो कर देना। दूसरे इसके बाद भारत में देखते हैं। वैसे ये तो सबसे विश्व में बताया, मंडारी चाइनीज़ तो बोली जाती है, पक्का है। तो अब यही क्रम याद करके रखिए, मंडारी चाइनीज़, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलेंगे, फिर बंगाली बोलते हैं, भाई हिंदी बंगाली ये, फिर मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, और ना बस। ये 2001 की जनगणना के अनुसार ये लिखा है यूपीएसआई का। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था। अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था वो भी याद कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो हिंदी जो भाषा का विकास कहाँ से हुआ था, आदिजन्य किसको बोलते हैं, संस्कृत होते हैं। संस्कृत जो चेंज हुआ था वो बन गया पाली, फिर वो प्राकृतिक में चेंज हो गया, फिर अपभ्रंश में चेंज हो गया, फिर हो गया अवहट में चेंज हुआ, फिर हो गया हिंदी हो गया, चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछता है जैसा है कि संस्कृत का अपभ्रंश कौन सा है, तो भाई संस्कृत का अपभ्रंश उससे तो उठ के बनना कौन सा, पाली है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पाली का अपभ्रंश कौन है, तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक से कौन सा अपभ्रंश बना, तो अपभ्रंश है। अपभ्रंश टूटा कौन है, अवहट है। फिर हिंदी है, फिर हिंदी जब हुआ तो हम लोग खड़ी बोली बोलने लगे। तो ये क्रम है, क्रम याद रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, खड़ी बोली। ठीक है। अब अपभ्रंश का ही देखो दूसरा नाम अवहट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपभ्रंश में ही वो ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए अवहट आया था, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आया था अपभ्रंश पे, तो वो अवहट और अपभ्रंश दोनों सेम माने जाते हैं। ठीक है। अवहट को हम लोग स्वर सैनी भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जो है ना, हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति हुआ था, ये मध्य एशिया से हुआ था। मध्य एशिया से गया ईरान में, मध्य एशिया से गया यूरोप में, तो ईरान से ही फिर लौट के आया था, अपने भारत में आया था। तो मध्य एशिया से वो मतलब विकास स्टार्ट हुआ था, गया था ईरान में, फिर भारत में आ गया था, फिर यहाँ से भी गया था, यूरोप में था। अच्छा, कभी भी पूछता है जो बुद्ध थे उनका जो संदेश था कौन सी भाषा में था, तो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। महावीर किस में दिए थे, प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी वैदिक कैसे थी, सांस्कृतिक थी। ठीक है। जो आर्य लोग थे ना, आर्य लोग थे, इनकी जो भाषा थी कैसे थी, संस्कृत थी। ठीक है। बस। अब देखो यहाँ लिखा है जैसे कि भारतीय भाषा की उपशाखा, जो भारतीय जो हम लोग थे ना, भारतीय हम लोग थे, जो उपशाखा कहा, इंडो ईरान से आई है। ईरान से ही तो बन के आए थे। तो इंडो ईरान भाषा परिवार में आर्य भाषा संस्कृत से विकसित है। अब आर्य जनजाति यहाँ थे ही बीच में, यही लोग मतलब पहुँचाए, तो जाहिर सी बात है ईरान से आई है, तो इंडो ईरान ने ले लिए, भाषा परिवार से ले लिए, और ये आर्य भाषा संस्कृत से विकसित है, मतलब आर्य भाषा संस्कृत से विकसित हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग हैं। भाई भारतीय आर्य भाषा कितने भाग में बटा है, 3 भाग में। पता कौन सा हो जाएगा, बहुत प्राचीन वाला हो जाएगा, फिर मध्य में हुआ था, जो आधुनिक है आधुनिक हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा था एक क्वेश्चन कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, भाई अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ। तो ये भी पूछा था, यूपीएसआई में ये भी पूछ चुका है 1999 में कि भारतीय आर्य भाषा कितने भाग में बटा है, तो 3 भाग में है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सामने पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है कि ये 1500 से 500 ईस्वी ये था, फिर ये 500 से 1000 था, फिर 1000 से अब तक का हो जाएगा। फिर इसको में वैदिक और लौकिक भी पूछता है, तो 15 किसी किताब में थोड़ा कम ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन लगभग लगभग यही है।
तो 1500 से 1000 तुम्हारा वैदिक संस्कृत हो जाएगा और लौकिक संस्कृत तुम्हारा 1000 से 500 हो जाएगा। अब 500 से 1000 वाले में मध्य वाले में पढ़ेंगे तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट। 500 से 1 से 500, 500 से 900, फिर 900 से 1100 अवहट आया था। सब याद करना है। फिर इसके बाद है तुम्हारा ये आधुनिक वाले में आएगा जो 1000 से अब तक का आया था, तो ये भी यूपीएसआई में पूछ चुका है, तो 1000 से अब तक का ये इसको कहा जाता है। बस इतना इसमें याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। आधुनिक अगर पूछेगा, आधुनिक वाला पूछ लेगा तो 1800 से अब तक का तो चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो इतना ये हो गया। अब लिखा है जैसे अपभ्रंश का भाई अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो शंभु को कहा जाता है। शंभु को कहा जाता है जिनकी रचना क्या है, पद्मचर्यु, ठीक है। अपभ्रंश का जो पहला प्रबंध काव्य था कौन सा नाम है, भविष्य कहा था। जो अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य था वो उसका नाम है भविष्य कहा, जो कि धनपाल के द्वारा रचना की गई थी। अब इम्पॉर्टेंट है जो भी अभी हाल ही में रेडियो हेड ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा था, ये टाटा भोलानाथ तिवारी ने बताया कितने भेद हैं, ठीक है। अब बताओ जो भेद हैं अपभ्रंश के कितने भेद हैं, अपभ्रंश के कितने भेद हैं, 7 भेद को बताया है, ठीक है। 7 भेद को है, अगर 6 है ऑप्शन में तो 6 मारेंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम है 7 है तो 7 को लगाएंगे। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। सौरसेनी वाले के अंतर्गत कौन कौन सा अपभ्रंश आता है भाई, इस अपभ्रंश के अंदर आता है पराग, याद कर लो, पराग याद करो, नहीं याद हो रहा तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आता है। मगधी, मगधी वाले में बाबू याद कर लो, बाबू मतलब कि तुम्हारा एक होता है बंगाली, असमिया और बांग्ला में बिहारी, सॉरी देखो बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, ठीक, ये हो जाएगा, तो मगधी का हो जाएगा। अर्ध मगधी वाले में, आधा मगधी वाले में पूर्वी हिंदी आता है, इसमें पश्चिमी हिंदी आता है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। खस खस वाले में आता है पहाड़ी आता है, जो कि यही एक्स्ट्रा है, मिला के 7 होता है। इसके बाद खस क्या है, खस में पहाड़ी हिंदी आता है। पैसाची, पैसाची एक जाति भी थी और पैसाची अपभ्रंश भी है। तो पैसाची जाति के बारे में बता रहा हूँ कि ये महाभारत के पैसाची जाति का उल्लेख हुआ है, महाभारत में हुआ है। और पैसाची अपभ्रंश के अंदर आता है लहंदा, लहंदा आता है जो कि अफ़गानिस्तान में बोली जाती है, मतलब उससे संबंधित है लहंदा। और एक पंजाबी है, जो पंजाबी भी ये फारसी शब्द है 2018 में ना, तो पैसाची के अंदर लहंदा और पंजाबी आता है। इसके बाद ब्रांचर है किसका, ब्रांच किसका होता है, हमेशा सिंध बैंक का ब्रांच हो जाएगा, तो ब्रांच किसका हो जाएगा, सिंधी का हो जाएगा। महाराष्ट्री का मराठी हो जाएगा। अब भारतीय भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। भारतीय भाषा का उपभ्रंश कहाँ से हुआ, हम लोग का अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अब राजभाषा हिंदी के बारे में देख लेते हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी, देखो पश्चिमी हिंदी से हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी किसके अंदर आता है, ये आता है तुम्हारा सौरसेनी के अंदर आता है, ये रहा, यहाँ से आता है, इसके अंदर आता है। तो राजभाषा तुम्हारा सौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ है, विकसित है। पश्चिमी हिंदी के संस्कृत निष्ठ मानक खड़ी बोली, खड़ी बोली को राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता की गई है, ठीक है। राजभाषा हिंदी मतलब कहाँ है, पश्चिमी हिंदी से लिया गया, याद करना है। खड़ी बोली, जिसको खड़ी बोली को हम लोग क्या बोलते हैं, कौरवी, इसका दूसरा नाम क्या है, कौरवी हो जाएगा। राजभाषा का अपनी लिपि कौन सा है, देवनागरी लिपि है। अपनी जो राजभाषा का लिपि है वो देवनागरी लिपि हो जाएगा। अब अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इन्होंने किस किया था। तो मतलब कि ये ना गियासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था, तो उसको हिंदी शिक्षा बताने के लिए उन्होंने खाली कबारी नामक का एक मतलब फारसी हिंदी कोर्स बनाया था, डिक्शनरी बनाया था, जिसका वो जो फारसी में था, फारसी तो हिंदी मतलब फारसी से में कन्वर्ट करके हिंदी में कन्वर्ट किया था, तो एक डिक्शनरी बनाया था जिसका नाम था खाली कबारी। तो अमीर खुसरो ने बनाया था, जिसके लिए गैसुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी पढ़ाने को। इसके बाद है चंद्र शर्मा गुलेरी है। और जो चंद्र शर्मा गुलेरी थे ने ना राजा मुंद को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है। तो राजा मुंद को पुरानी हिंदी का क्या कहा है इन्होंने, प्रथम कवि कहा है। कौन कहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जो हम लोग अभी अपभ्रंश के बारे में पढ़े हैं। कौन सा अपभ्रंश पढ़े हैं, तुम्हारा जो पढ़े हैं सौरसेनी पढ़े हैं, इसके बाद मगधी पढ़े हैं, अर्धमगधी पढ़े हैं, खस है, पैसाची है, ब्रांचड़ है और महाराष्ट्री, ये सब पढ़े हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देखेंगे उसी के अंतर्गत जो भी लिखा हुआ है, जैसे सौरसेनी के अंदर पश्चिमी हिंदी लिखा हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर भी कुछ कुछ बोलियाँ आती हैं, उनको यह पढ़ना है। तो पश्चिमी हिंदी के 5 बोलियाँ हैं, 5 या 6 होगा, तो 5 ही हम लोग याद करेंगे, वैसे इम्पोर्टेंट है, तो 5 हैं।
तो पहला हो जाएगा तुम्हारा खड़ी बोली। खड़ी बोली को पक्का है कि हम लोग कौरवी भाषा, कौरवी बोलते हैं। उसका सेकंड नाम हो जाएगा कौरवी बोलते हैं। तो कौरवी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम कौन सा किसने दिया था? राहुल संगदियान ने दिया था। ठीक है, राहुल संगदियान ने इसका नाम दिया था। तो कौरवी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है 2015 में। तो कौरवी जो का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। राहुल संगदियान ने कौरवी नाम दिया था। खड़ी बोली को हम लोग कौरवी कहते हैं। सेकंड है ब्रजभाषा है। ठीक है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के अंदर भी एक बोली आता है जिसका नाम है अंतर्वेदी। अभी आगे हम लोग पढ़ लेंगे ब्रजभाषा का भी, बोली को याद करेंगे तो उसको बोलते हैं अंतर्वेदी है। तो अभी मतलब भूल जाओ, नहीं याद कर लो, अंतर्वेदी भी ब्रजभाषा के अंदर आता है। जो ब्रजभाषा है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए? काव्य भाषा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सर्वाधिक फेमस है, ब्रजभाषा जो है सर्वाधिक फेमस है, काव्य भाषा के लिए है। इसके बाद है कन्नौजी याद कर लो, एक बुंदेली याद कर लो। ठीक है, एक हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू, जादू, दिसानी और रागड़ी। रागड़ी भी यूपीएससी में पूछ चुका है। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 आती हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाली आती है। जो मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा था वो छठवां की बात कर रहा था, उसका नाम है दक्षिणी हिंदी, भी इसके अंदर आता है। ठीक है, बांगरू भी पूछ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और रागड़ी भी पूछ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये वाला है तुम्हारा, ये खड़ी बोली और हरियाणवी, ये तुम्हारा इसको बोलते हैं आकार बहुला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आकार बहुला कहते हैं। और लेकिन जो ये बीच में है 3 ठो, ये वाला 3 ठो है, इसको बोलते हैं उकार बहुला कहते हैं। तो बाहर वाले को बोलेंगे आकार, आ करेंगे, क्योंकि बड़ा सा मुँह खोल के बैठा है, ये बाहर वाला बड़ा सा मुँह खोलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे आकार बहुला। अंदर वाले को बोलेंगे ओ कार बहुला। ठीक है, ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट था इसका। इसके बाद है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर आ जाएगा तुम्हारा ABC। ABC मतलब A B और C। ABC मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी को हम लोग सेकंड नाम है कौशली। कौशली जिसको कौशली बोलते हैं, इसका नाम है कौशली है। अवधी इसको बोलते हैं उकार बोला, बीच वाले का जो हम लोग पढ़े थे बीच वाला, तो उसी को उकार बोला, इसको भी कहते हैं। अवधी को कहते हैं बघेली। बघेली भी इसी देखो, पूर्वी हिंदी के अंदर 3 ठो आता है, एक अवधी A B C, मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब अवधी का अभी भाई नाम है, उसका नाम है कौशली नाम है, ये जो कि उकार बहुला है, 2009 में पूछ चुका है। जो बघेली है, बघेली जो उदासीन आकार बहुला है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी भाई जो मैंने हरा सभी लिखा है, ये इसका भी उपबोली है। तो छत्तीसगढ़ी के अंदर खलटाही और लरिया। खलटारी और लरिया किसका है? छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। बघेली के अंदर रिमाई भी आता है। अंतर्वेदी किसके अंदर था? तो अंतर्वेदी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये ब्रजभाषा के अंदर आता था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पश्चिमी राजस्थान ना, राजस्थान। सर राजस्थानी भाषा किस में थे, याद आ रहा है? ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर ही राजस्थानी भाई, सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर 3 ठो पढ़े थे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती था। तो अभी इसी को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो पश्चिमी राजस्थानी के बारे में देखें, इसमें 4 बोलियाँ आती हैं। तो मैप के द्वारा इसे थोड़ा सा शो करें जल्दी याद होगा, जिससे कि तो ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो पूर्वी जो कि राजस्थानी के पूर्वी साइड में क्या बोला जाता है? जयपुरी बोलते हैं, जयपुरी बोलते हैं और ठुठाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ठुठाड़ी भी बोलते हैं, जयपुरी बोलते हैं, और इसमें बोलते हैं ठुठाड़ी भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन में और आया था जिसको बोलते हैं हड़ौती। हड़ौती भी पूछ चुका है और ठुठाड़ी भी पूछ चुका है। तो जयपुरी, ठुठाड़ी और हड़ौती किस में आता है? पूर्वी राजस्थान की तरफ बोला जाता है। इधर बोली जाती है तुम्हारा पश्चिम में होती है मारवाड़ी बोलती हैं, ऊपर मेवाती है, नीचे मालवती, नीचे माल हो जाएगा, ऊपर मेवाती हो जाएगा, मेवाती है, मालवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बिहारी। अब बिहारी किस में हम लोग पढ़े थे? शायद मगही में बोले थे ना, जो बिहारी वाला पढ़े थे मगधी में पढ़े थे, तो मगधी के अंदर आता है। तो अब बिहारी के अंदर भी देखेंगे क्या आता है, उसके अंतर्गत क्या आ जाता है? तो आता है मगधी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। जो मैथिली की क्या है, ये है हिंदी और बांग्ला का मिश्रण हो जाएगा। मैथ ले लिया है बेचारा, वो हिंदी उसमें बंगाली मिला दिया है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। मैथिली ले लिया तो उसमें हिंदी और बांग्ला मिला दिया, इसलिए इसका नाम कोलब्रुक्स ने दिया था। ठीक है, मैथिली का जो नाम है कोलब्रुक्स ने दिया था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं पहाड़ी हिंदी। अच्छा, पहाड़ी हिंदी किसके अंदर का आ रहा था? जो लोग पढ़े थे खस पढ़े थे ना, खस के अंदर पहाड़ी हिंदी आता था। अब पहाड़ी हिंदी के अंदर भी क्या आता है वो देख लेते हैं। तो पहाड़ी हिंदी के अंदर आता है तुम्हारा, आ जाएगा पहाड़ी वाला आएगा ऊपर साइड में, जो बोलते हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब पहाड़ी का नाम भी है ऐसे।
तो गढ़वाली, कुमाऊनी और एक होता है मंडियाली, ये पश्चिमी पहाड़ी हिंदी का ये लोग क्या है उसके अंदर भी बोली जाने वाली उपभाषा हो जाएंगी। अब पहाड़ी हिंदी भी तो एक बार भाई मैंने पढ़ते पढ़ते ये भी क्वेश्चन मिल गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पहाड़ी हिंदी के अंदर भी आता है पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो पूर्वी पहाड़ी है इस साइड में अगर जैसे मान लो ये लाइन मान लो, ठीक है, तो ये मान लो, तो इस साइड में तुम्हारा जो बोला जाएगा नेपाली, इस साइड में बोला जाएगा नेपाली बोला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लेंगे एक होता है गोरखाली, दो ठो याद करना है, एक नेपाली भी होता है, गोरखाली। तो ये जो गोरखाली है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा नेपाल की राजभाषा भी हो जाएगा, ठीक है। अब मध्य वाले में क्या बोलते हैं उसको भी देख लेते हैं। मध्य वाले में हम लोग बोलेंगे, मध्य वाले में बोलते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। तो मध्य में अगर है तो यहाँ पे हो जाएगा कुमाऊनी और क्या हो जाएगा गढ़वाली। तो यहाँ क्या था, नेपाली था, गोरखाली था, यहाँ पे कुमाऊनी और क्या होता है गढ़वाली हो जाएगा। अब पश्चिमी में चलते हैं, तो पश्चिमी हो जाएगा तुम्हारा जौनसारी, यहाँ क्या हो जाएगा जौनसारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन सा, एक तुम्हारा इस साइड में पढ़ लिए, एक बीच का पढ़ लिए और यहाँ पर पढ़ लिए। तो यहाँ था नेपाली और गोरखाली, नीचे है फिर सब कुमाऊनी है, गढ़वाली है, इधर क्या हो जाएगा जौनसारी हो जाएगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है ये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई। अब हिंदी दिवस अपने भारत की अगर बात करेंगे तो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, जो कि जब 1949 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना कर दी गई थी, तो वहाँ पे बनाने लगे। अब विश्व की जब बात करें तो 10 जनवरी को बनाए थे, ठीक है। अब जो राजभाषा बनाया गया था तो उसका डेट ही था 14 सितंबर 1949 था, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग अपनी इंडिया में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अब भोजपुरी का शेक्सपियर पूछा है, किसको बोलते हैं, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अब भोजपुरी का शेक्सपियर जितना रहेंगे तो भिखारी तो रहेंगे ही रहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा, देखो अब खड़ी बोली हम लोग पढ़े थे ना, जो खड़ी बोली किसके अंदर आता था वो पश्चिमी हिंदी के अंदर। और पश्चिमी हिंदी किसके में आता था, स्वरसेनी में आता था, ठीक है। अब बस वो उतना ख़त्म हो गया। अब हम लोग खड़ी बोली में देखेंगे, खड़ी बोली से कहाँ कहाँ बोलेंगे भाई। इंग्लिश वाला खड़ी बोली है, जैसे नॉर्मल जो बोलते हैं ना, जैसे मैं अभी जो क्लास ले रहा हूँ तो खड़ी बोली में बोल रहा हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ दिल्ली ऊपर से, दिल्ली जो कि एकदम फैस यूपी का दिल्ली से। और देखो खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इसको जिसको पढ़ना है तो खड़ी बोली देखो तुम ऊपर में, अगर यूपी का मैप तुमको अच्छे से याद होगा कि ऊपर साइड में सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ, उधर गाजियाबाद पड़ता है, मुरादाबाद पड़ता है, उधर भी पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर भी पड़ता है। तो यूपी का अगर एक बार मैप उठा के देख लेना, सबसे ऊपर जो है उत्तरी जो भाग होता है यूपी का, बस वहीं पे खड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। तो दिल्ली वहीं पड़ेगा, मेरठ वहीं पड़ेगा, मुरादाबाद सहारनपुर वहीं है, गौतम बुद्ध नगर भी वहीं है, ठीक है, जिसको नोएडा बना दिया गया है। और गाजियाबाद भी है बताया था, बुलंदशहर, एक रामपुर है। देखो अब मैप ऐसे है, मान लो इधर तुम्हारा पड़ जाएगा, इधर रामपुर साइड है, बुलंदशहर है, बस इतना पूछेगा, ठीक है। उस एरिया का अलग अलग को पता चल गया तो खड़ी बोली वहीं पे होते हैं। अब खड़ी बोली जो प्रथम महाकाव्य बना था वो परिप्रवास था, जिसका कौन सा वो हरिओ द्वारा रचना की गई थी। अब चलेंगे तुम्हारा ब्रजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ब्रजभाषा किसके अंदर आती थी, तुम्हारी ये पश्चिमी हिंदी के अंदर आती थी। पश्चिमी हिंदी किसमें आता था, सौरसेनी के अंतर्गत आता था। तो बुंदेली में तो बुंदेली जहाँ बुंदेलखंड होता है, बुंदेलखंड जैसे कि अभी यूपी का जो मैप है, यूपी का जैसे मैप है, मान लो जैसे यूपी का मैप है, तो जो नीचे साइड का है ना, ये वाला नीचे साइड का, तो ये तुम्हारा बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड के अंदर मैप में आता है महोबा, हमीरपुर, झांसी, इटावा, नीचे साइड का ही आता है पूरा। तो बुंदेलखंड का वो उधर से अगर मैप एक बार अपने देख लिया तो आराम से पूरा याद हो जाएगा। बुंदेलखंड तुम्हारा बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, हमीरपुर, इटावा और भी ढेर सारा। सबसे में इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछता है तुम्हारा ये बहुत बार पूछ चुका है और आता रहता है हमेशा। तो बुंदेली जो है, बुंदेली है, मतलब नीचे वाला एरिया जो है यूपी का, इसका जो उपभाषा है बहुत पूछता है बुंदेली का। तो बुंदेली में हम लोग याद करना है तुम्हारा बनाफरी, ठीक है, बनाफरी याद करके रखना है। इसके बाद है पवारी है, ठीक, तुम्हारा ये हो गया ना कि बनाफरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बनाफरी, पवारी, लोहाती और होता है कि ये क्या लिखा है, एक मिनट बता रहे हैं। तो ये है तुम्हारा
लोधाती, ठीक है, लोधाती है। तो पहला कौन सा, बुंदेली। अब बूंदी पड़ गया, ठीक है, बुंदेली का फिर नाम याद कर लो। देखो ऐसे ऐसे याद करो, बुंदेली है। रुको रुको रुको, थोड़ा सा ट्रिक इसमें लगा देते हैं। देखो ये पड़ गया बूंदी, ठीक है। अब बूंदी को मैंने क्या, बूंदी को मैंने बना लिया, क्या बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक है। पहला बनाएंगे ही बनाएंगे। और बूंदी को कहीं ना कहीं से हम लोग क्या कहेंगे, पाएंगे, पाएंगे, ठीक है। बूंदी को हम लोग कहीं से पाएंगे, पाएंगे और क्या करेंगे, इधर से हम लोग किसी को देंगे ना। एक मिनट कलर चेंज करना तो थोड़ा सा ठीक लग गया। देखो इधर से पाए हैं, इधर से क्या करेंगे, फिर इसको सेल कर देंगे, किसको, मतलब कि लो दे देंगे, ले लो, ले लो। इधर पाए, पा गए हम लोग, इधर ले लो, मतलब ले दिए सब किसी को, ठीक है, दे दिए। तो अब यहाँ से याद हो जाएगा, देखो पायस हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा पवारी, पवारी था, पाएंगे क्या पाएंगे हम लोग, बूंदी पाएंगे। पनाफरी मतलब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बूंदी बनाएंगे। लो हाथी मतलब लो, ले लो भैया, खा लो अपना, लो हाथी खा लो तुम, बूंदी खा लो। तो बूंदेली का ही याद कर लेंगे। तो बूंदी जैसे ये दिखेगा तुरंत याद आ जाएगा कि ये तो कहाँ, बुंदेलखंड, बुंदेली था, मतलब बुंदेलखंड की साइड का था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कन्नौज, है इंपॉर्टेंट है कन्नौज, कन्नौज कान वाला याद कर लेंगे। अब कन्नौज देखो फर्रुखाबाद साइड में पड़ता है, प्लस अवधि। ये पूछता है कभी कभी, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये किससे मिलके बना है। तो ये ब्रजभाषा प्लस अवधि से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हम लोग जो ब्रजभाषा पढ़ चुके हैं, कन्नौज कान में, ठीक है। अब ऐसे याद कर लेंगे, जो कन्नौज में जो कान में बाजा बजेगा, ठीक है। कान किसमें बाजा, कान में किसका बजेगा, बाजा बजेगा। और किसका बजेगा, अवध का। ओह शिट, चलो वैसे अवध का बाजा, ठीक है। अवध का बाजा बजेगा, किसमें, कान में बजेगा ना, तो कान में बजेगा, ठीक है, कान में बजेगा। तो ये आ गया, अवध याद कर लेना, बाजा से याद कर लेना, तुम्हारा ब्रजभाषा याद कर लेना, ठीक है। तो कन्नौज किससे बना, ब्रजभाषा प्लस अवधि से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा पड़ता है कहाँ, इटावा, हरदोई, पीलीभीत के साइड में पड़ता है, कन्नौज होता है। अब हम देखो पूर्वी जो पढ़े थे, ABC याद आ रहा है, अवधि, ABC याद आ रहा है, अवधि, चलो। तो जो अवधि है अवध के साइड में बोलेंगे, और अवध कहाँ पड़ता है याद आना चाहिए, जो कि अयोध्या साइड में पड़ता है। तो अयोध्या हो जाएगा, तो अयोध्या है, उधर ही अवध भी है, उधर लखनऊ है, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर यहाँ पे कवर कर लेना है इसको, इम्पोर्टेंट है। उन्नाव, प्रतापगढ़, सीतापुर, ये सब है। तो अवधि के जो अवध के तुम्हारा प्रसिद्ध कवि कौन है, वो है तुलसीदास है, जो कि जिन्होंने अपने रामचरितमानस को लिखा है। मुल्ला दाऊद का चंदायन भी है, अवधि भाषा में है ये ना। जायसी का पद्मावत भी किसमें है, अवधि भाषा में हो जाएगा। और कुतुबन का मृगावती भी किसमें है, अवधि भाषा में है, इंपॉर्टेंट है। अवध में तुलसीदास का रामचरितमानस, चंदायन, पद्मावत और मृगावती अवधि में है। अब याद कर लेंगे बघेली, बघेली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये MP रीवा साइड में बोला जाता है ना। इसका बघेली का अन्य नाम क्या है, रिवाई, री रिवाई, रिवाई। क्यों रिवाई बोलते हैं, क्योंकि जो बघेली है ना, ये रीवा साइड में बोला जाता है, ठीक है, रीवा साइड में बोला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवाई भी बोला जाता है। इसका अन्य नाम ये भी UPSI में क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बघेली क्या है, जगह MP रीवा साइड में बोला जाता है। और भी इसका मतलब ये देखो, UPSI में एक बार और आया था, बहुत गजब बना, निमाड़ी पूछ लिया उनका, ये क्या है। तो निमाड़ी भी क्या है, बघेली से संबंधित है, बघेली की उपबोलियाँ ये सब होती हैं। तो निमाड़ी, बघेली, भाग जा, निमाड़ी नहीं मारोगे, भाग जा, निमाड़ी। देखो निमाड़ी से ऐसे मतलब एक बार मेरे माइंड में फिट कर लो कि निमाड़ी मतलब जैसे कि नहीं मारोगे क्या, निमाड़ी ऐसे साउंड नहीं आ रहा, निमाड़ी, निमोड़ा, 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 निमाड़ी नहीं मारोगे क्या, नहीं मारोगे, किसको नहीं मारोगे, बघेली मतलब भाग जाने से नहीं मारोगे, नहीं मानोगे, नहीं मारी नहीं मानोगे, भाग जाने बहुत मारेंगे, भाग जाओ मतलब भगेली, भगेली, रिवाई, रिवाई, रिवाई इसलिए बोलते हैं कि बघेली, बघेली का हो जाएगा, तो फिर रिवाई का हो जाएगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ का ऐसे याद करना है कि बिलासपुर साइड है, ये सब है, रायगढ़ है, मतलब गाँव है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सदरी है, कोरबा है, बिजवारी है, ककला है, मुनिया, हल्का, इधर से भी क्वेश्चन नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार मोटा मोटा नज़र देख लेंगे इसमें।
बस ये इतना भी इतना इम्पोर्टेंट इधर का भी नहीं है। बीकानेर, देखो मारवाड़ी, उत्तर राजस्थान, जयपुरी मारवाड़ी, इधर से भी ये उसकी उपभाषा ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। एक हड़ौती आया था तो ये उपबोली है, हड़ौती पूछ चुका है, तो ये दो से तीन बार आ चुका है। जयपुरी, ये जयपुरी साइड मतलब पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है, हड़ौती बोली जाती है। और एक बार ये भी देख लेते हैं, पूर्वी का देख लिए, पूर्वी में कौन सा था, ये है तुम्हारा राजवटी, किशनगढ़ी और हड़ौती, ये कहाँ बोलती हैं, पूर्वी साइड में है ना। तो पूर्वी देखो ऐसे ही इसे हम उच्चारण बना देते हैं, तो शायद क्लियर हो जाएगा। पहले साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे दिखे भी, ठीक। चलो, बहुत सही, चलो तो ये हो जाएगा। अब पूर्वी वाले में कौन सा है, एक होता है राजवाड़ी, ठीक है, इधर का राज ले लेंगे, एक ले लेंगे किशन ले लेंगे, ठीक है, किशन का ले लेंगे, और एक हो जाएगा तुम्हारा हड़ौती, ठीक है, हड़ौती हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा पूर्वी का हो जाएगा। पश्चिमी के बारे में देख लेते हैं, तो पश्चिमी वाले में क्या है, चली, जैसल, एक हो जाएगा चली, चली हो जाएगा, एक हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, इसके बाद है सिरोही। तो चली, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही, ये जगह इम्पोर्टेंट है जगह। भी जगह उत्तरी का एक यही है, अहिरवटी, अहिरवटी है तुम्हारा, इधर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मालती। थोड़ा सा मालती क्या है ना कि थोड़ा सा एमपी साइड में लगता है। राजस्थान का जब मैप देखेंगे तो दक्षिणी जो राजस्थान का जो दक्षिणी वाला भाग है थोड़ा एमपी को टच करता है। तो एमपी को जब क्योंकि टच करता है कि इसको एमपी को टच करेगा, गुजरात को भी टच करता है, तो एमपी के साथ टच करता है तो वो तो राजस्थान व एमपी का क्षेत्र लेता है। तो प्रीवियस ईयर में पूछेगा तो एमपी का क्षेत्र भी क्या आता है, मालवी, जो मालवी वाला है तो एमपी क्षेत्र को लेता है। इसकी जो हैं ये उपबोलियाँ हैं जिसको देख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद भोजपुरी का भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं पूछता नहीं है भोजपुरी का। मगही का देख लो, मगही भी इतना नहीं है। मैथिली का देख लेते हैं, मैथिली के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हिंदी व बांग्ला की संधि से बना होता है, हिंदी और मैथिली, मैथिली ये है तो हिंदी और बांग्ला रहेगा उसमें, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। उपबोली का नाम है छिका ढिकी, छिका ढिकी ना। और मैथिली भाषा के कोकिल किसको कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है, ठीक। विद्यापति ने पदावली का गान किया है, तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे मैथिली भाषा, देखो मैथिली के बारे में जब बात चल रही थी तो मैथिली के बारे में बता दें कि मैथिली भाषा के कोकिल किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। और विद्यापति ने पूरा पदावली का गान भी किया हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट इधर भी देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारतीय भाषा परिषद तुम्हारा कोलकाता में 1975 में इसकी गठन किया गया था, यूपी साइन पूछा। तो भारतीय भाषा परिषद जो है ये कोलकाता में है और 1975 में इसका गठन किया गया था। अब भारत में हिंदी को राजभाषा, भारत में जो हिंदी है वो राज्यभाषा मत मानना, राजभाषा नहीं है, ये राजभाषा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। तो राजभाषा है और 14 सितंबर 1949 में इसका क्या कहते हैं, हिंदी को मतलब संवैधानिक रूप से राजभाषा बना दिया गया था। इसीलिए लोग 14 सितंबर को क्या कहते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व का कब मनाते हैं, जो 10 जनवरी 1975 को इसका मनाया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल 343(1) में रखा गया है, अभी बता रहा हूँ, जो कि देखो जो कि राजभाषा के बारे में हम लोग जिक्र किया गया है। हम जो आर्टिकल पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो उसमें आर्टिकल जो 343 से लेकर 351 तक है, पूरा आर्टिकल जितना है वो हम लोग के भाषा से रिलेटेड ही है। तो भाषा से रिलेटेड है, जो कि कौन सा भाग 17 है। तो ऐसे भाग उसमें कितना टोटल 20 भाग होते हैं, ठीक है। उसमें कुल शायद 20 भाग हैं पूरा, अच्छा 20 में वो टोटल 22 है ना, तो टोटल 22 हैं उसमें से भाग। तो उसमें भाग जो 17 है तुम्हारा कौन सा है, भाषा से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। देखो भाग 17 है भाषा वाला, और अगर अनुसूची पूछेगा ना तो वहाँ 8 मारना है, इम्पोर्टेंट है। देखो भाग 17 है, अनुसूची 8 है, इम्पोर्टेंट है, और 343 से लेकर 351 तक का आर्टिकल्स के अंदर राजभाषा का जिक्र हुआ है, ठीक है, ठीक है।
तो हम लोग देखो जो आर्टिकल हम लोग का 8 है, आर्टिकल मत सॉरी आर्टिकल नहीं, शेड्यूल है जिसको हम लोग अनुसूची बोलते हैं। तो अनुसूची 8 के अंदर क्या हो जाएगा, बार बार बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन है। तो कितने टोटल कितनी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो पहले भाषा कितनी थी, 14 थी। इसके बाद में 8 होते चला गया। अब 1950 था, 1950 के बाद आएगा तुम्हारा 67 में, 1967 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में। ठीक है, तो पहले वाले में सिंधी था, दूसरे वाले में नमक याद कर लो। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और कोंकणी हो जाएगा। इसके बाद चट्ठुआ और है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये हो जाएगा। तो 14 और 8 कितने हो जाएंगे, टोटल 22 ठो हो जाएंगे। ठीक है। और दक्षिणी भाषा में हिंदी प्रचार का जो मतलब दक्षिण साइड में, इंडिया के जो दक्षिण साइड में अगर हिंदी प्रचार का अगर हेड क्वार्टर है, तो हेड क्वार्टर कहाँ है, वो चेन्नई में हो जाएगा। इसके बाद देख लेंगे हम लोग शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा तमिल को दर्जा की गई थी। तमिल के बाद आया था तेलुगु, हुआ था संस्कृत आया था। ठीक है, तमिल के बाद आया था 2005 में संस्कृत आया था। इसके बाद आएगा कन्नड़ आएगा, फिर आएगा तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु कब थे, दोनों 2008 में थे। इसके बाद मलयालम में था 2013 में, फिर 14 में आएगा उड़िया, फिर सबसे लास्ट में कौन सा, उड़िया 2014 में ही है। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में जो संघ है, मतलब जहाँ जो हम लोग, वो संघ का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, यूनियन है, दो भाषा उसमें फेमस है। कौन सा, हिंदी और इंग्लिश चलता है। ठीक है, मेन मतलब यही है। अब थोड़ा सा आर्टिकल जो हम 346 से 351 तक का पढ़े हैं वो देख लेते हैं भाई, वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है इसके अंदर क्या क्या आता है। तो 343 हम लोग क्या बोलता है, तो संघ की राजभाषा पूछता है। राज्य नहीं, राज ही चल बोलेंगे, बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, राजभाषा हो जाए। तो संघ की राजभाषा, ये परिभाषा बस दिखेगा। 343 में क्या है, तो संघ की राजभाषा है। और 343 के एक में क्या लिखा है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कैसी होगी, देवनागरी लिपि। 343 के बी में बोला है 15 वर्ष तक क्या हो जाएगा, इंग्लिश भी यूज़ में लाई जाएगी। क्योंकि जब 1950 में वो मतलब वो हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद समझौता हुआ था कि 15 साल तक हम लोग इंग्लिश पे यूज में लाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हुआ था, इसमें हुआ था। इसके बाद 344 वाले में तुम्हारा हो जाएगा ना, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बहुत लोग का सिलेक्शन करता है, मतलब बहुत लोग का नियुक्ति करता है। तो क्या करेगा, जो अनुसूची 8 के अंदर जितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उसकी अकॉर्डिंग ही तुम्हारा क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति है कौन से, अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं आयोग के द्वारा। ठीक है। अब 345 में क्या हो जाएगा, 345 में राज्य भाषा है, लेकिन किसका है, राज्य की भाषा है। जैसे कि राज्य में यूपी का, बिहार का है, सबका अलग अलग राज्य का क्या है, राज्य भाषा है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब राजभाषा है तो अपने मतलब यूपी के बारे में देखते, यूपी की राजभाषा कौन सी, हिंदी है। हिंदी है, सबसे पहला हिंदी ज़्यादा बोली जाती है अपने यहाँ पे यूपी में। सेकंड में कौन सा, वो उर्दू है, जो कि 1989 से इसको मान्यता दी गई थी। ये भी सन पूछता है। ठीक है। बस जम्मू कश्मीर में कौन सा चलता है, इसमें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब चलता है वहाँ पे। अब ठीक है, ये क्या है, भाषा छूट, जो राज्य भाषा में छूट दी गई, हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, जिसका जो मन कर हो जाएगा। तो बस इतना ही पूछेगा कि 345 में क्या है, तो राज्य की राजभाषा है। और 346 में क्या हो जाएगी, तो राज्य और संघ, जो राज्य और संघ है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है सेंट्रल वाला, और राज्य वाला जो होती है अपना राज्य वाला है, स्टेट वाला, इन दोनों के मध्य में और राज्यों के बीच संचार का जो भाषा है, वो 346 में इसका वर्णन किया गया हो जाएगा। फिर 47 इंपॉर्टेंट नहीं है, 48 में देखते हैं। 348 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संबंधित भाषा क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब 350 वाले में क्या, 350 में क्या करेंगे भैया, 350 में हम लोग करेंगे चुपचाप से, अरे यार क्या हो जाता है। ठीक। और 350 में दिया है शिकायत, जो हम लोग 350 में क्या करें, शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। 350 के ए में क्या दिया हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा जो है, जो प्राथमिक शिक्षा है वो किसी मातृभाषा में हो सकती है, जहाँ की जो वहाँ की मातृभाषा होगी उस भाषा में अपना वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की सुविधा है। और 350 के बी में क्या लिखा है, भाषाएं ओबीसी के लिए विशेष, भाषाई ओबीसी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति भाई, राष्ट्रपति के द्वारा ओबीसी के लिए विशेष आधिकारिक नियुक्ति है। ठीक है। अब 351 में क्या, प्रचार प्रसार है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के बारे में कहाँ है, तो 351 है, जो कि संघ का कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना होगा। तो 350 और 51 जो ये दोनों हो जाएगा, ये नीति निर्देशक तत्व के रूप में लाया जाता है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, पॉलिटी में पढ़ लेंगे हम लोग, इतना इसमें आता है बस।
अच्छा, बोली का जो विकास क्या है, बोली कैसा था, तो पहले हम लोग याद करेंगे। जो बोली का विकास है, जो एक होता है बोली, एक होता है विभाषा, एक होता है भाषा। तो हम लोग जो भाषा क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो भाषा है हम लोग क्या खड़ी बोली है, जो बोलते हैं ना खड़ी बोली, जिसमें मैं वीडियो जो बना रहा हूँ तो खड़ी बोली में बोल के हम लोग बना रहे हैं। तो बोली जो भाषा है तो खड़ी बोली में। अब विभाषा का मतलब क्या हो जाएगा, देखो विभाषा, विभाषा मतलब जो भाषा में ही जो बहुत ही प्रमुख बोली है, उसको हम लोग बोलेंगे विभाषा, जिसमें मतलब ऐसा बोली जो कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल का हो, जिसमें हम लोग क्या साहित्य की रचना करते हैं, लेकिन क्या वो अविकसित होता है, मतलब विकसित कहाँ, ऐसी भाषा जिसमें साहित्य लिखा जाता है तो हम लोग बोलते थोड़ी हैं उसको, स्टैंडर्ड भाषा थोड़ी बोल पाएंगे, तो वो अविकसित होती है लेकिन साहित्य उसमें लिख सकते हैं। तो हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियाँ होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं विभाषा बोलते हैं। अब भाषा तो खड़ी बोली हिंदी को बोलते हैं। अब बोली क्या है, बोली जो हम लोग बोलते हैं गांव देहात में जो बोली जाती है, जो कि गांव देहात स्तर पे स्थानीय भाषा होती है समिति क्षेत्र का, वो सब है। क्षेत्रीय रूप जो होती है भाषा का, जो क्षेत्र में बोला जाता है, गांव देहात में बोला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बोली है। अब ये क्या विकसित तो है भाई, हम लोग ये तो बहुत ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि ये विकसित हो जाती है, लेकिन इसमें साहित्यकार कहते हैं विकास नहीं होता है। ठीक है, बोली मतलब जैसे घरेलू भाषा हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पूछता है, जो प्रथम राज्यसभा मतलब राजभाषा आयोग था, प्रथम राजभाषा आयोग, उसी को हम बोलते हैं बाल गंगाधर खेर आयोग है। इंपॉर्टेंट है, सन पूछता है 1955 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर इनका पूरा नाम था। इंपॉर्टेंट ये भी है, जो संसदीय राजभाषा है जिसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत समिति थे, गोविंद बल्लभ पंत यूपी के थे ना, तो वो संसद में थे, तो संसदीय राजभाषा बनाई गई थी जो कि 1957 में बनाया गया था, उसके 2 साल बाद बनाया गया था। 1957 में आकाशवाणी की भी गठन की गई थी और दूरदर्शन को 1976 में किया गया था। भारत की जो सभी लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि से निकलती हैं, जितना भारत की जितना भी लिपि है, भारत की जितना लिपि है कहाँ से निकला है, ब्राह्मी लिपि से निकला गया है। अच्छा, ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है, यूज़ है, वो वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। कौन किया था, वैदिक आर्यों ने ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया था। भारत की सभी लिपियाँ किस में हैं, ब्राह्मी लिपि से निकलती, मतलब उन्हीं से बनी हुई है। ठीक है, और हिंदी भाषा के लिए जो पहला प्रयास किया गया था, हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास किया था वो राजा शिव प्रसाद के द्वारा किया गया था, जो कि 1868 ईस्वी में किया गया था। देवनागरी लिपि तुम्हारा कहाँ से लिखी जाती है, देवनागरी लिपि तुम्हारा इस साइड से इस साइड, मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते हैं वही देवनागरी लिपि है, तो इस साइड से इस साइड लिखी जाती है, मतलब बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। भाषा में सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले कहाँ उठा था, ये इंपॉर्टेंट, ऐसे एक बार ने पूछा था, मैंने लिख दिया है। तो 1950 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा विभाग के द्वारा उठाया गया था भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न। ठीक है, अब भाषा के आधार पर सबसे पहले जो बना था अपना आंध्र प्रदेश बना था, जो कि 19 के में 1956 में बनाया गया था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्य संगठन हुई थी 1956 में, ये कंप्लीट हो जाएगा। विकास की दृष्टि से जो प्राकृतिक पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या था, पाली था। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, जो विश्व का बारे में बात कर रही है, तो विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, फेनिक्स मॉरिशस में, जो कि 2018 में बनाया गया था। अब विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसको सबसे लास्ट में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, तो हम सबसे बाद में देख लेंगे इसको। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले, तो खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, तो भारत मित्र को कहा जाता है, वो ऐसे इस बार ला है, याद करके रखना है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश के आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, भारत मित्र को कहा जाता है। एक एक लाइन सब इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसको कहता है, सोशियर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, सोशियर कहा जाता है। भाषा के सार्थक जो भाषा होता है उसका सार्थक लघु का सबसे छोटा हो लेकिन लघु वो सार्थक हो, मतलब उसका अर्थ निकले, तो हम लोग शब्द बोलेंगे ना। अगर पूर्ण सार्थक लघु इकाई पूछता तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से जब अर्थ निकलने का मतलब है वाक्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पूर्ण नहीं दिया है इसलिए शब्द हो जाएगा। अंगिका किस राज्य की बोली, भाई बिहार में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंगिका जो है बिहार की बोली हो जाएगी। नेपाल की राजभाषा क्या है, नेपाल की जो राजभाषा है खुसखुरा है, गुरखाली हम लोग याद किए थे, पहले याद किए थे, तो गुरखाली और किसका है, खसखुरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अवधी जो भाषा होती है ना, अवधी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अवधी है जो अवध साइड में बोली जाती है, तो इसमें क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या है, हम का यूज़ जो है हम बोलेंगे ना, उसमें मैं बोलें, जहाँ लिखेंगे हम जात है, हम जाने वाले हैं, इसका मतलब है मैं,
वहाँ पे मैं का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम का यूज़ हम लोग मैं का, जैसे मैं कभी कभी हम बोलता हूँ, अरे हम नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब वहाँ हम का मतलब मैं है, तो वो अवधि भाषा का ही एक क्या है, रूप हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो अवधि वाले में है ने का यूज़ नहीं होता है, मतलब कर्ता कारक का यूज़ नहीं होता है। ये क्वेश्चन अभी और एक बार और पूछा था। अच्छा हाँ, कर्ता के साथ ने का यूज़ होना ना होना है ना, तो कर्ता के साथ जो कर्ता कारक होता नहीं, कर्ता कारक जो इसमें कर्ता ने पढ़े हैं ना, तो ने का यूज़ न होना कहाँ किसकी है, तो पूर्वी हिंदी की व्यवस्था है। पूर्वी पूर्वी हिंदी है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आता है कौन सा, अवधि आता है, ठीक है। अच्छा गैल भैल क्या है, भोजपुरिया भाषा है, भूतकालीन है, ठीक है। हम्म कर्ता कारक विभक्त यूज होती है, कर्ता कारक मतलब ने का यूज़ किस में होता है, तो भाई पूर्वी हिंदी होता है, मतलब ABC होना चाहिए। अच्छा नहीं होता ना इसमें, तो पूर्वी हिंदी की विशेषता है। न होना किसकी है, मतलब पूर्वी हिंदी में यूज़ नहीं होता है। ब्रजभाषा बुंदेली और खड़ी बोली तो बोल सकते हैं ना, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी तो बोल सकते हैं ना, पूर्वी में नहीं बोलते तो पश्चिमी हिंदी तो बोल सकते हैं। अच्छा तेलुगु हिंदी भाषा बोली में नहीं आती, जो तेलुगु है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ब्रज बोली जो है नाम से पुरानी, इंपॉर्टेंट है, जो पुरानी बांग्ला है किस नाम से जानी जाती है पूछेगा तो ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। ब्रज बोली किसने दिया था, ये ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा भी पढ़ चुके हैं, चेन्नई में हेडक्वार्टर है, जो कि नीचे जगह दक्षिणी में पूछा था तो चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। देवनागरी लिपि का क्रम कौन सा है, ये भी बाद में देख सकते हैं। अच्छा जो कि अमिर खुसरो ने द्वारा रचित जो कविता है, छाप छाप तिलक सब चीनी है, ये ब्रज भाषा में क्या हुआ, बनाई गई है, ठीक है। भाषा संयोग से वियोग की, ये एक लाइन वन लाइन पूछेगा, भाषा मतलब कहाँ से कहाँ की ओर बहता है, तो संयोग से वियोग की ओर प्रभावित होती है। ये क्वेश्चन अभी यूपी साहब में पूछ चुका है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय देखिए 1960 में क्या इसका गठन किया गया था, अभी हाल ही में आया था, मेरे टेस्ट दिया था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें था। अच्छा ठीक है, अब देखो राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा जैसे कि बहुसंख्या के द्वारा अगर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा होती है, जो जितने बहुसंख्या में जितने, जैसे हिंदू बहुसंख्यक हैं अपने इंडिया में, उनके द्वारा जो सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। अच्छा जहाँ जहाँ हिंदी प्रदेश घोषित है वो कई ठो हैं, 10 ठो है, ठीक है। 10 टोटल कई ठो, 10 ठो है। एक मतलब 9 ठो तो ऐसे हैं, और एक उनसे कौन सा दिल्ली है जो कि केंद्र शासित है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा सबसे पहला कौन सा बना था हिंदी के द्वारा, सबसे पहला जो बनने वाला राज्य कौन सा था, तो वो हरियाणा था, जो कि 1966 में कराया गया था। और सबसे लास्ट कौन था 2000 में, जो कि 15 नवंबर, जो कि झारखंड था, 15 नवंबर 2000 था। और वन एकमात्र यूटी कौन सा है, दिल्ली है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे भाषा के आधार पर बनने वाला जो प्रथम भाई प्रदेश था वो तो आंध्र प्रदेश था। तो सबसे पहले 1953 में तो तोड़ दिया गया था इसको, मतलब हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग तोड़ दिया गया था, लेकिन क्या हुआ था 1956 में पूरा अच्छे से इसको पूरा गठन किया गया था। 1956 ही याद करके रखेंगे, जो कि तेलुगु भाषा से बनाया गया था, ठीक है। भारत राज्यों का पुनर्गठन 1956 में ही, मतलब इसका गठन जो है 1956 में ही हुआ था। अच्छा हिंदी भाषा के आधार पर पहले टूटने वाला हरियाणा था, हम लोग पढ़ चुके 1966 में। लास्ट कौन था, झारखंड के 15 नवंबर 2000 में किया गया था। अच्छा आंध्र प्रदेश जो टूट चुका था मतलब टूटा था सबसे पहले, जो कि भाषा के आधार पर टूटने वाला पूछेगा, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं टूटा है, ये तेलुगु में टूटा है ना। तो सबसे पहले अगर पूछ लेगा भाषा के आधार पर टूटने वाला तो 1956 में आंध्र प्रदेश है, और हिंदी की अगर अकॉर्डिंग पूछेगा तो 1966 का हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आंध्र प्रदेश जब टूट गया तो इससे भी तेलंगाना बाद में टूट गया, 2014 में तेलंगाना भी इससे टूट गया था, ठीक है। अच्छा जिस जिस बोली पर साहित्य लिखा जाती है उस भाषा को क्या कहते हैं, मानक भाषा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, जो प्राचीन सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। देखो इसका क्रम मैंने पहले बताया था कि इसको याद होना चाहिए। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और सबसे पहले हिंदी। हिंदी जो कि खड़ी बोली में कहते हैं। अच्छा अपभ्रंश होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं पूर्व अपभ्रंश होते हैं, एक होते हैं उत्तर अपभ्रंश होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सन नहीं पूछता, ये पूछता है कि उत्तर जो मतलब अपभ्रंश है, तो उसको मतलब उत्तर अपभ्रंश को साहित्य भाषा कहा किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। उत्तर अपभ्रंश को अवहट किसने कहा था, तो भोलानाथ तिवारी ने कहा था। भोला शंकर व्यास ने कहा था। उत्तर अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और देश की भाषा किसने कहा था, तो भरत मुनि बोला था। और पुरानी हिंदी किसने कहा था, चंद्र शर्मा गोयल था। मैंने तो क्या ऐसे याद किया है,
कि उत्तर जो हजार साहित्य कितने हैं, साहित्य की 1000 भाषाएं। आहट मतलब भट्ट भुट, ऐसे मतलब समझो कि शंकर जी का वो हो रहा है, जो शंकर जी नाचते हैं, हाँ तो वही वाला है। तो भोला भोला शंकर है, तो अवहट मतलब भट्ट भुट से नाचते हैं, तो कौन नाचता था, शंकर जी नाचते थे। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक स्वभाव कौन थे, रामचंद्र शुक्ल थे। तो प्राकृतिक भाषा यही रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। देश की भाषा अपने मुनि लोग को, भरत मुनि आते थे। पुरानी हिंदी थी, पुरानी है, तो पुरानी तो कौन है, पुराना तो चंद्र भी है, तो चंद्र मेरा ये हो जाएगा। अच्छा में जो लिपि सबसे पहले पन्ने में छोड़ के आया था, लिपि कितनी होती है, 4 होती हैं। पहला एक प्रतीक होगा जिसमें हम लोग प्रतीक बनाएंगे, एक होता है चित्र बनाएंगे, ठीक है। एक होता है तुम्हारा प्रतीक बनाएंगे, एक होता है इसमें चित्र बनाएंगे, एक होता है तुम्हारा भाव लिपि हो जाएगा, एक होता है ध्वनि लिपि हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्रतीक लिपि के अंदर होता है चिन्ह होता है, ठीक है। चलो, अब जो ध्वनि लिपि है वो होता है कौन कौन सा, वर्णात्मक लिपि, एक होता है अक्षरात्मक होता है। जो ध्वनि लिपि होती है 2 टाइप की होती हैं, वर्णात्मक लिपि होता है, अक्षरात्मक लिपि होता है। जो वर्णात्मक में वर्णन किया जाता है, वर्णात्मक लिपि है, इसमें रोमन रोमन वाला इसके अंदर का आता है। तो रोमन किसके अंदर आता है, वर्णात्मक लिपि के अंदर आता है, जो कि ध्वनि लिपि का ही भाग है। अक्षरात्मक क्या है, इसमें रोमन लिपि को छोड़ दिया जाए तो इसमें आता है। इसमें भारतीय भाषा सब आती है, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, सिंधु घाटी सब इसी के अंदर आता है। एक क्वेश्चन लिपि साहब में और पूछा था कि रोमन लिपि जो है ना, रोमन लिपि जो है का यूज़ मतलब किस हेतु नहीं होता, मतलब किस भाषा हेतु नहीं होता है। तो ऑप्शन में जो भी था, लेकिन इतना याद करके रखना है कि कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग जब अगर वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो है, वर्ल्ड मैप में पढ़े हैं तो उसमें आता है तुम्हारा ये, मैप में देखेंगे तो फ्रांस से सटा हुआ जर्मनी है, और फ्रांस से नीचे सटा हुआ स्पेनिश है। तो ये स्पेनिश, जर्मनी और फ्रेंच, ये तीनों याद रखना, जो कि रोमन लिपि का यूज़ ये लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, देवनागरी लिपि के बारे में पहले बता चुके हैं कि ये कैसा है, अक्षरात्मक है, पहले पन्ना में। अच्छा, देवनागरी लिपि का उद्भव पूछते हैं, सब याद किए हैं, कहाँ से याद किए हैं, तो सब याद किए हैं कि ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। सब यही मारते हैं देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से है, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि ये रही, इसको बोलते हैं ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर ऑप्शन में उत्तर ब्राह्मी लिखा हुआ तो ऑप्शन उत्तर ब्राह्मी ही मारेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्त लिपि भी कहा जाता है। तो ब्राह्मी लिपि के 2 शाखा हैं, एक दक्षिणी है, एक उत्तरी है। और तुम्हारा उत्तरी के 2 होते हैं, देवनागरी लिपि और होता है सादा लिपि हो जाएगा, ठीक है। यदि देवनागरी लिपि का उद्भव उत्तर ब्राह्मी है तो वही मानेंगे, ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे, ठीक है। एक यूपीएसआई में पूछा था, 2017 में है, पूछा था हिंदुस्तानी जो है भाषा मतलब मिश्रण है कहाँ का, हिंदुस्तानी जो भाषा मिश्रण है कहाँ का है। तो एक होता है पुरानी हिंदी से है, एक उर्दू से है, और अंग्रेजी से हो जाएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि के बारे में फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गुजरात के जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, सूर्य रेखा का यूज में होता है, इसे अंडरलाइनिंग में खींच सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक लिपि भी इसका नाम रखा गया, इसको कहते हैं। और इसमें मुख्य वर्णों का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, मुख्य वर्णों का यूज़ नहीं होता है, इसका याद रखेंगे हम लोग। खड़ी बोली का, जैसे हम लोग खड़ी बोली पहले ही पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं खड़ी बोली कहाँ था। तो खड़ी बोली हम लोग पढ़े थे किसमें, पश्चिमी हिंदी पढ़े थे। पश्चिमी हिंदी किसके अंदर आता था, सौश्रेणी के अंदर आता था। तो खड़ी बोली के हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका नाम कहाँ, कौरवी नाम है, इसको राहुल संगता ने इसका नाम दिया था। और भी अन्य नाम दिया गया था, उसको भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जैसे कि वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी के नाम किसने दिया था, इसका नाम दिया था जॉर्ज ग्रेसन ने दिया था। और जनपदी हिंदुस्तान, इसका नाम किसने, जनपद जो हिंदुस्तान कहा खड़ी बोली को, उसको पूरा सुनील कुमार चटर्जी ने कहा था। कर्कश किसने कहा, मतलब कड़वा भाषा खड़ी बोली को कड़वा किसने कहा था, तो वो कहते हैं गुरु कामता प्रसाद जी थे। ऐसा बताओ, गुरु कामता प्रसाद जी ऐसा है, उसको बोल रहे हैं कि वे जो खड़ी बोली है कैसा है, कर्कश है। गंवारू भाषा कौन बोला था, तो अब्दुल हक ने इसको कहा था। अब देखते हैं उपभाषा। अच्छा, उपभाषा हम लोग जो खड़ी बोली के बारे में था, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसका प्रथम कवि कौन था, हमें कुछ खड़ी बोली का जो प्रथम गद्य साहित्य था वो था छंदबन बन्नन की महिला, जो कि आचार्य कवि के द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था प्रियव्रत, जो कि हरिओ द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग कौन था, लल्लू लाल ने किया था। अपने कौन सा ग्रंथ का नाम था उसका, प्रेम सागर, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा था। अच्छा, ब्रजभाषा में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा जो कि काव्य की भाषा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका वो संस्कृत भाषा का शब्द है। अच्छा, उपबोली ज्ञात करके रखना है ब्रजभाषा का।
ब्रजभाषा को उपबोली व्याकरण अंतर्वेदी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्वेदी बुक्सा हटागे, जो कि किसने दिया था? ग्रियर्सन ने इसका दिया था। किसका दिया है? ब्रजभाषा का। तो बुक्सा अंतर्वेदी और डांगी, ठीक है, ब्रजभाषा का हो जाएगा। अवधि अवध साइड में, जिसको मतलब कोसली और मिर्जापुरी वैश्ववाड़ी हो जाएगा। बुंदेली, जो कि मैंने बताया था नीचे, बुंदेली। बुंदेली को क्या किए थे, मतलब पहले लिए थे ना, बुंदी को क्या किए थे, पहले ऐसे लिए थे, पाए थे ना, फिर उसको बनाए थे, बनाफरी। देखो इधर लिखे थे पवारी, फिर हो जाएगा बनाफरी, बनाएंगे। फिर एक होता है लोआती था, तो ले लो। तो बुंदेली को याद ही हो जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड में हमीरपुर बांदा ये सब हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषा जो है, भारतीय आर्य भाषा के वैज्ञानिक काल को कितने भाषा में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और मध्य, प्राचीन और आधुनिक हो जाएगा। मानवीकरण के 3 सोपान हैं, जिसका नाम है बोली, भाषा और मानवकरण। देखें, ठीक है। दर्द इंपॉर्टेंट पूछा अभी एग्जाम में आया था कि जो दर्द है भाषा हो जाएगा, कहाँ की है? दर्दिस्तान की है, ठीक है, दर्दिस्तान की है, जो कि क्वेश्चन पूछ चुका है शहर में। अच्छा, लहंदा हम लोग पढ़ चुके हैं, लहंदा पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कहाँ का है? अफगानिस्तान का हो जाएगा लहंदा। तो हम लोग लहंदा पढ़ चुके हैं, जो किसका है, जो कि पैसाची के अंदर आता है ना, पैसाची, जो कि महाभारत में पैसाची जाती है, और लेकर पहले तीसरे पन्ना बता चुके हैं। तो लहंदा पंजाबी कहाँ पैसाची के अंदर आता है, तो लहंदा अफगानिस्तान से, ये भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी बोली का नाम अंग्रेज ने दिया था, ये भी पन्ना बता चुके हैं, हिंदुस्तानी का हो गया था। और देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रवेश किया। अच्छा, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तन मानकीकरण है 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि 1960 में बनाया गया था। अच्छा, पंजाबी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा है? पंजाबी कहाँ का हो जाएगा? हमारा हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा लिख लेते हैं, लास्ट ख़त्म होने वाला है, ख़त्म ही है। इसके बाद है गार्डन आर्यन लैंग्वेज की कृति किसने की थी? ठीक है, मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज। तो मॉडर्न था आर्यन लैंग्वेज, कौन था? जॉर्ज अब्राहम था, अब्राहम गिब्सन, ग्राहम। ठीक है, अब देखो पाली भाषा हम लोग पढ़े थे, पाली भाषा थोड़ा सा देखते हैं, पाली जो उपभाषा होती है, तो पाली भाषा के बारे में इतना देख लेते हैं कि पाली मतलब होती क्या है, क्या कैसे होता है। उसको नाम, इसमें पाली के बहुत सारे नाम दिया गया है, ठीक है। तो मैकमूलर ने पाली को क्या कहा था? पाटली शब्द बोला था, ठीक है। से पूछा था पाटली शब्द से क्या हो, पाली की उत्पत्ति हो। ये कौन बोला था? मैकमूलर ने कहा था जो पाली शब्द है उसी से तुम्हारा हो जाएगा पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। तो डॉक्टर ओल्डनबर्ग आए, नेपाली की जो कि मूल भाषा थी को कलिंग क्षेत्र भाषा देख के कहा कि ये कलिंग क्षेत्र से लिया गया है, ओल्ड मतलब बहुत पुराना है। कौन कहा था? डॉक्टर ओल्डनबर्ग, जो लाल्टेन ओल्डन विभाग थे, कठिन विभाग से थे। आरो फ्रैंक और स्टेनकोनो, तो कि आरो फ्रैंक थे, आरो मतलब आरो को फेंकने वाले थे, आरो फ्रैंक और स्टेनको। ओ, तो आरो स्टेनकोनो ने पाली को क्या था? बिंद क्षेत्र से बताया था। कलिंग क्षेत्र से किसने बताया था? ओल्डनबर्ग ने बताया था, ठीक है। जो गिरेसन थे, चार्ल्स विल्सन थे और गाइगर ने थे। इसको कहा था मगध क्षेत्र से बना था। तो इम्पोर्टेंट क्या है? कलिंग क्षेत्र से कौन थे? कलिंग से थे ओल्डनबर्ग। कलिंग क्या बहुत ओल्ड था। बिंद क्षेत्र में हम लोग फेंकने वाला याद कर लो कि आरो फ्रैंक थे, स्टेनकोनो थे। मगध से याद कर लो ग्रेसन थे, और कौन से चाइल्ड विंसन थे ना, और गाइगर थे, ये रहा गाइगर, ये थे। और एक और पूछ लेता है, ये रीज डेविड्स के शक्ति
कि तो जो रोजर डे विल्स थे, ये कौशल की माने हैं, कौन सी भाषा मानी है, किसको, पाली को। तो पाली को कहाँ मान लें, कोशल की मानेंगे, ठीक है। अब पाली काल की जो समाप्ति के बाद पश्चात लोक भाषा का रूप था, ये भी इम्पोर्टेंट है, टेट में पूछ चुका है। तो पाली काल की समाप्ति के पश्चात, जैसे ही पाली काल खत्म हुआ, फिर तुरंत कौन सा लग गया, पश्चात लोक भाषा लग गई। तो पाली खत्म हुआ तो लोक भाषा का रूप था। प्राकृतिक को तोड़ेंगे, प्रागधन कृत होगा, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। अशोघोष नाटक में जो है मगधी और सौसेनी और पश्चिमी है ना। तो अशोकोश के नाटक में इतना याद करके रखेंगे कि इसमें ना क्या है कि मगधी था, अर्धमगधी था और सौरसैनी थे। तो तीनों याद करके रखेंगे कि ये तीनों का क्या किया, यूज़ किया गया, अर्धमगधी, मगधी और सौरसैनी फ्रेंड्स। ये तीनों का क्या गया प्रयोग देखने को मिलता है, ये था, ठीक है, अशोकोश। अब महाभारत में पैसाची, देखो पैसाची जाति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पैसाची इसमें था ना, पैसाची जाति पढ़ लिया। तो पैसाची के अंदर लंगना और पंजाबी था। तो पैसाची जाति का जो उल्लेख है वो कहाँ किया जाता है, सॉरी, पैसाची जाति का उल्लेख महाभारत में मतलब किया गया है। भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्रकृति के भेद कितने हैं, 5 है। भाषा वैज्ञानिक स्तर पर ना प्रकृति के भेद कितने हैं, 5 हो जाएंगे। ये भी ये 2009 में पूछ चुका है। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर जो कि लल्लू लाल का है, किसमें, ब्रजभाषा में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और मध्य युग में हिंदी को केवल केरल में तुगलक भाषा से जानी जाती है। अच्छा, मध्य युग में जो ऐसा कोई था युग, मध्य युग था, तो उसमें केरल में तुगलक भाषा से जाना जाता था, ठीक है। मध्य युग में हिंदी को केरल में तुगलक भाषा किसको जाना जाता था, हिंदी को जाना जाता था। कहाँ पे, केरल में, मध्य युग था। वर्तमान में प्रादेशिक भाषा कुल संख्या कितनी है, 22 हो जाएगा। मुगल काल में फारसी को राजभाषा, देखो मुगल काल जाता तो उसमें फारसी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान थी। 1967 में जब तक हिंदी भाषा राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। 1967 का कथन है। कौन कहा था ये, 1967 राजभाषा अधिनियम के द्वारा निकाली गया था। और जून 1975 ईस्वी में जब चल रहा था, तो उसका गृह मंत्रालय ने एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की, जो कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो हिंदी सलाहकार समिति का मतलब गठन किसने किया था, गृह मंत्रालय के एक व्यक्ति ने किया था। आर्य शब्द कहाँ का है, ब्रजबोली का है। आर्य शब्द कहाँ का है, ब्रजबोली का हो जाएगा। इसके बाद कृति लता रचना अपभ्रंश भाषा की रचना है। अपभ्रंश भाषा की रचना का अंश है कृति लता। अच्छा, वही बार हो जाएगा, एक पन्ना, एक मिनट, जो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, और ये बहुत बार पूछा है, जो कि हिंदी का बहुत तरह बैठक हुआ है, तो उसको याद करना है। पूरा इम्पोर्टेंट है, 12 बैठक हुई है, तो 12 को याद करना है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ हुआ था, वो भी याद करना है, ठीक है। तो पहला बैठक हुआ था 1975 में हुआ था, जो कि नागपुर में हुआ था, ठीक है। तो पहले हम लोग याद करेंगे दो ठो याद कर लो। पहला हुआ था 75 में, दूसरा हुआ था 76 में। देखो ऐसे याद करना है कि पहला हुआ था अपना इंडिया में, ठीक है, पहला हुआ था इंडिया में, फिर हुआ था मॉरिशस में हुआ था, फिर हुआ था इंडिया में, फिर हुआ था मॉरिशस में हुआ था। तो इंडिया मॉरिशस 4 ठो याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे याद करके रखना है। फिर इसके बाद है कि पहला हुआ था 75 में, दूसरा था 75 में हुआ था, तीसरा हुआ था 76 में हुआ था। फिर तीसरा चौथा याद करेंगे 19, सब में 19 लगा लेना। फिर 83 में हुआ था, 93, 10 बढ़ा दो, 83 और 93 में हुआ था, 4 याद हो जाएगा। तो पहला जो इंडिया का था वो नागपुर में हुआ था, फिर मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ था, फिर इंडिया में हुआ था लेकिन न्यू दिल्ली में हुआ था, फिर मॉरिशस पोर्ट लुई, 4 याद हो जाएगा। 75, 76, 83 और 10 बढ़ा के 93, 4 याद हो जाएगा, इतना याद कर दो, ठीक है। अब 5 रुपये का ले लेंगे, सुरती ले लेंगे, सुरती मतलब तम्बाकू ले लेंगे, तम्बाकू मतलब टोबैको,
टोबैको का मतलब होता है तम्बाकू होता है ना। तो अगर हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो ये देखो है ऊपर का अमेरिका है, जिसको बोलते हैं लोग उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका जो ये ऐसे मैप है, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे यहाँ एक बिंदी पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन, इसी का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन है, इसी के अंदर आता है टोबैको। तो तो पोर्ट ऑफ स्पेन है, इसी में आता है टोबैको है। टोबैको में ही क्या हुआ 1969 1996 में क्या हुआ था, बैठक हुआ था एक याद रखिए। 5 रुपया वाले में तम्बाकू ले लेंगे 1996 ईस्वी में। तो 5 याद हो गया, 5 तक का भूल जाओ। अच्छा ये चीज़ याद कर लेंगे, 2 4 और जो 11 है, 2 4 और जो 11 है, इसका जो बैठक हुआ था क्या हुआ था तुम्हारा, हुआ था मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, 2 और 4 तो याद ही हो गया, 11वां जो आएगा मॉरिशस याद कर लेंगे। अच्छा 6वां याद कर लो, तो वो बहुत लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है ना 1999 होगा। ठीक है, तो याद कर लो कि 6वां जो है 1999 में हुआ था। और तुम बहुत अच्छे अच्छी जगह पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, लंदन में पैदा हुए थे। ठीक है, तो लंदन में पैदा हुए थे। अब यहाँ से 4 4 को बढ़ाना है, 1904 से बढ़ा तो 4 को कितना था 2003 हो जाएगा, फिर 2003 से फिर 4 को बढ़ा 2004 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो 1999 2003 2007 4 से बढ़ा दिए। तो लंदन में था, लंदन में तुम पैदा हो गए तो आंखों में लगा दिए सुरमा, सुरमा से होगा सूरीनामा, सूरीनामा में पैदा हुए थे ना 2003 वाला। फिर अब लंदन में हो गए, सूरीनामा में हो गए, फिर तुम न्यूयॉर्क मिला दिया गया। तुम अब क्योंकि सूरीनामा जैसे तुम लगाओगे आँख में सुरमा उरमा लगाओगे तो तुम न्यू लगने लगोगे, न्यू का मतलब होता है न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो लंदन है, सूरीनामा और लंदन हो जाएगा। ठीक है, 1999 याद हो जाएगा। देखो शुरू का 75 76, फिर 83 93, 5वां वाले में तम्बाकू 1996, 5 तक ख़त्म है। 6 की बात करो, 6 में हम लोग याद करेंगे 45 1999 वाला जो कि लंदन में हुआ था। फिर 3 बढ़ा के 3 में, फिर 3 बढ़ा सॉरी 4 बढ़ा के फिर 7 में, 4 बढ़ाना ना। तो लंदन में पैदा हुए थे, फिर सुरमा लगाए थे, फिर न्यू लगने लगे थे, तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यहाँ तक का 8 तक का काम ख़त्म। अब चलते हैं 9 वाले में। 9 वाले में याद करेंगे, जैसे कि ये जो है चित्र बनाया है मैंने, जब हम लोग अफ्रीका का मैप, वर्ल्ड मैप में अफ्रीका देखोगे तो सबसे जो नीचे वाला भाग है अफ्रीका का, तो वहाँ पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही एक है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का इसको सोने की खान कहा जाता है और हीरे की खान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग पहुँचने का 2012 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, जो कि 9वां बैठक था, कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब इसके बाद से हम लोग कितना बढ़ाना है, 3 3 बढ़ाते चले जाओ। पहले 4 बढ़ा लिए थे ना, अब 3 बढ़ाओ, फिर 3 बढ़ाओ। चलो अब 10 वाला तो ऐसे ही याद आ जाएगा कि 10 में 10 देखो, 10 वाले में क्या था, भोपाल लिए थे। 10 वाले जो हम लोग गए थे 10 का बैठक लिए थे, तो उसमें 15 रुपये के क्या कहते थे, भोपा खरीदे थे। भोपा का मतलब जो बजाने वाला होता है ऐसे, जिसको मुंह से बजाया जाता है, भोंपा, जिसको पों पों बजाते रहते हैं मेला में, वही वाला भोंपा है। तो भोपाल में गए थे हम लोग, 10वां वाला था। देखो 10 वाले में भोपाल लिए, भोपाल में, लेकिन कितने का, 15 रुपये। सब कहते हैं यार 10 रुपये का, 10 करेंगे तो भैया महंगाई बढ़ गई, तो 15 का आता है। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा। 3 बढ़ाए थे। अभी नहीं, यहाँ से अगर भूल जा रहे तो याद कर लो कि 10 वाले में 2015 में हुआ था, तो उससे 3 घटा के 2012 में 9 वाला हुआ था। इसके बाद देखो 11 तो ऐसे याद होना चाहिए, क्योंकि 2 4 और 11 हम लोग को मॉरिशस में हुआ था, तो 11 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मॉरिशस में हुआ था 2018 में हुआ था। जो कि 12वां है 2023 में हुआ था, जो कि फिजी में हुआ था, जो कि अभी लेटेस्ट में हुआ है। तो फिजी कहाँ है, इधर है ना। फिजी तुम्हारा जो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपर जितना खाली है पूरा, प्रशांत महासागर में पड़ता है फिजी, तो उधर ही है। न्यू पॉप गिनी के आओ साइड में जाएंगे, छोड़ो सर। फिजी में हुआ था 2023 में, तुम्हारा फिजी में हुआ था, जो कि 12वां बैठक था। बस यहाँ से इतना जितना है पूरा बड़ी इम्पोर्टेंट था, बस ख़त्म है, इससे ऊपर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग रचना के बारे में आज पढ़ेंगे। रचना, जो कि रचना ढेर सारा है, उसमें भी इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़ते रहेंगे। रचना को तो 2 बार 4 बार, इस वीडियो को 2 बार 4 बार देख लो। इसमें पूरा इंपॉर्टेंट लिखा है, जो भी एनालिसिस एग्जाम्पल जो फंसा है सब लिख दिया इसमें। और कुछ कुछ भाई छूटेंगे तो बात उसकी बात ही अलग है, लेकिन लगभग लगभग इसमें सारे लगभग 98% आंसर तक कम्प्लीट है। एक दो इधर तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत छूट सकते हैं, तो उतना नहीं, इतना थोड़ी कम पढ़ा जाएगा।